चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे बहुलक मोड कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ड को हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस में कई जगह मोड वर्ड भी लिखा रहता है, तो मोड मतलब समझना है कि बहुलक ही ज्ञात करने बोला जा रहा है। ठीक है ना, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं? जब कभी हमको वर्ग अंतराल दिया रहता है तो वर्ग अंतराल देने पर हम लोग जो बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है? तो एम ओ इजकल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं एल प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे ताकि हम ये ध्यान रखेंगे कि L जो है वो पार्ट बिल्कुल अलग है, ये बाय जो है मिस्टेक से L के बाय में नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो कई बार क्वेश्चंस बनाने में बच्चों को मिस्टेक होती है कि ये बाय लाइन जो है L के नीचे में आ जाता है, जिससे ये प्लस कर बैठते हैं। तो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ ब्रैकेट लगाने से आपका ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें अगर सिंबल देखें तो L क्या होता है? बहुलक वर्ग की जो है निम्न सीमा। अगर F1 के बारे में बात करें तो F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाली वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। और H क्या है? बहुलक वर्ग की लंबाई। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम सभी लैंग्वेज का, अगर हम सभी सिंबल का अगर मीनिंग याद रखते हैं तो हमको इससे पता चलता है कि इस बहुलक को ज्ञात करने में सिर्फ दो डेटा चाहिए, एक वर्गांतराल होनी चाहिए और एक चाहे बारंबारता। इन्हीं दो डेटा से हम लोग जो है बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अदर कोई चीज़ हमको इसमें और कोई डेटा जरूरी नहीं है। तो हमको दो ही डेटा से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक है हमारा क्लास इंटरवल, वो क्या है? 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी देखें, बारंबारता देखें तो 4, 3, 7, 2, 1 एंड 2 है। बहुलक वर्ग को पहचानना बिल्कुल सिंपल है। हम लोग पढ़े हैं कि बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात आंकड़े में जिस चर मान की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है? 30 से 40 वर्ग की, मतलब इसमें वो चर मान जिसकी बारंबारता 7 है, इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन सा है? 30 से 40। हम आसानी से यहाँ से बहुलक वर्ग पता कर लिए। बहुलक वर्ग क्या है? वो है 30 से 40। बहुलक वर्ग पता करने के लिए बस हमको बारंबारता में सबसे बड़ी चुननी है। हो सकता है क्वेश्चंस में वर्ग अंतराल के साथ आपको बारंबारता ना देके संचयी बारंबारता दे दिया जाए, तो फिर आपको ध्यान रखनी है कि संचयी बारंबारता जो है वो क्रमवार से होता है, क्रमवार रूप से सजा हुआ रहेगा, चाहे वो घटते क्रम में चाहे वो बढ़ते क्रम में। तो फिर आप क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता से पहले आप बारंबारता की तालिका को ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम फिर देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी उसके सामने वाले अंतराल बहुलक वर्ग हो जाएगा। जैसे ही बहुलक वर्ग निकल जाता है तो यहाँ से सभी सिंबॉलिक टर्म का अगर हमको मीनिंग याद है सही ढंग से तो हम आसानी से सभी सिंबल का मान बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एल, एल कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 30। एल कितना हो गया? ये आपका 30 हो गया। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, एल आपका 30 है। फिर आप देखते हैं क्या? F1, F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब 7। F0 बहुलक वर्ग, तो जैसे ही आपको पता चल गया F1 तो जस्ट इसके पीछे वाला जो होगा वो F0 और इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। तो आपको तुरंत पता करनी है कि F1 अगर मालूम चल गया तो उसके पीछे वाला F0 और बाद वाला F2। तो F0 कितना हो गया? 3 और F2 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। और अगर आप लेंथ देखें बहुलक वर्ग की तो लेंथ कितनी है? 10 है। लंबाई कितनी है? 10 है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले पे पुट कर दे तो MO इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस F0 कितना है? 3 बाय में 2 इंटू 7
-f0 3 इंटू में क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी माइनस इंटू यहाँ पे होगा 2 इंटू 7 -3 माइनस में f2, तो f2 कितना लेंगे 2 लेंगे और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और इंटू में क्या हो जाएगा h कितना है 10 है हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 7 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, बाय में क्या 7 2 ज़ा 14 -3 -2 -5 हो जाएगा, इंटू में क्या रहेगा 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। 30 प्लस 4 इंटू 10 कर दे तो 40 हो जाता है। ठीक है, बाय में 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीका है, या तो हम यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करके आगे डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, या एक सिंपल कर सकते हैं 30 प्लस 40 में आप 9 से डिवाइड कर दें। तो 40 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, फिर 4 बचेगा तो फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा इस तरह और प्लस कर देंगे तो 34.44 हमारा बहुलक हो जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या कर सकता है कि डेटा में बहुलक को गायब करके इसके जगह पे जैसे 7 गायब कर दे, यहाँ p लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे p टर्म दे सकते हैं, उस कंडीशन में आपको बहुलक दिया हुआ रहेगा। अगर बहुलक का मान दे दे और यहाँ से डेटा 7 गायब कर दे तो आप निश्चित है इसको सॉल्व करके यहाँ पे 7 ला सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बहुलक का मान पुट होगा यहाँ पे, बाकी इस तरह प्रोसेस में ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आएगा। तो ये आप लोग सीख चुके होंगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गई आप लोगों को समझने में। चलिए क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां से आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर देखें तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले भी बोल चुके हैं, ये आपसे आसानी से बन सकता है, ये आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे बोले थे x दिया रहेगा, 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, और हमको f दे दिया है 3 2 5 4। अब कहता है यहाँ पे बहुलक क्या है, तो बहुलक आप आसानी से तुरंत बता सकते हैं। अगर ये वर्ग अंतराल नहीं है, चर मान है, तो निश्चित है यही चर मान जो है हमारा कोई न कोई बहुलक होगा, तो उनमें जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही चर मान क्या होगा हमारा बहुलक कहलाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे हमको माध्यिका ज्ञात करना होता, माध्यक निकालना होता, तो उसके लिए हमको, चूँकि माध्यक हम बारंबारता से तय नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए संचयी बारंबारता का एक डेटा निकालते, संचयी बारंबारता इसी में निकाल लेते हम लोग। ठीक है, संचय बारंबारता निकाल लेते हैं CF। तो कैसे 3 हो जाता और 3 + 2 5 होता, 5 + 5 क्रॉस इस तरह जोड़ते जाते हैं, 10 हो जाता, फिर 10 + 4 करते 14। फिर से देखिए 3 का 3, फिर उसके बाद क्रॉस जोड़ते यहाँ प्लस, फिर यहाँ क्रॉस जोड़ते प्लस, फिर यहाँ क्रॉस जोड़ते प्लस करते, तो इस तरह हमारा देखें 14 हो गया। अगर हम यहाँ 14 का हाफ करते हैं तो 7 होता है, और 7 से बड़ा मान क्या देखते हैं, 14 क्यों हाफ क्यों किए, चूँकि टोटल f को ऐड करेंगे तो ये 14 ही होगा, और इस 14 का जब हाफ करेंगे तो 7 होगा, और 7 से बड़ा मान कौन सा है 10, तो 10 का जस्ट सामने वाला वैल्यू जो 4 है वही क्या हो गया हमारा माध्यक हो गया। अगर इसी क्वेश्चंस में हम माध्य निकालते तो माध्य क्या कहता है, जितना भी x और f है पहले उसका मल्टीपल करते हैं, तो एक डेटा तैयार करते हैं जिसको हम fx कहते हैं, x और f का मल्टीपल, 3 2 जा कितना होता है 6, फिर 3 2 जा कितना होता है फिर 6, 5 4 जा कितना होता है 20, और 5 4 जा कितना होता है 20। इन सब को ऐड करते हैं तो उसी को हम लोग सिग्मा fx कहते हैं। तो यहाँ पे 20 20 40 और फिर 6 करते 46 और प्लस 6 करते तो 52 हो जाता। टोटल f हमारे पास पहले से मालूम था कि 14 होगा, है ना, कितना होता 14 होता, टोटल f हम लोग ऐड किए अभी। तो अब माध्यक क्या होता है हमारा सिग्मा fx, बाय में सिग्मा f लगाते हैं, तो यहाँ आसानी से हम लोग 52/14 करते और डिवाइड करके कितना आंसर देते 4 आंसर देते। तो आप इस तरह जो है
एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ये। जब वर्ग अंतराल नहीं मालूम होगी, चर मान के आधार पे बारंबारता दिया रहेगा, तो वहाँ से बहुलक निकालना, माध्य निकालना और माध्यिका निकालना आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। एक फॉर्मूला आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग पढ़े थे माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो MO इक्वल टू क्या था, 3m माइनस 2a। इसके बेस पे कई क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लियर होनी चाहिए। माध्यिका दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, तो आप यहाँ से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह की बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड, जिसको आप क्लियर रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए एक माध्य का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा सबको। चलिए आइए एक डेटा लेते हैं हम लोग, जिसमें हमको माध्य ज्ञात करनी है। माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। हम लोग डेटा लेते हैं CI, क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है एंड 40 से 50 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, एक फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, एक फ्रीक्वेंसी तैयार कर लिए। अब यहाँ से माध्य ज्ञात करना है। तो हमको पता है माध्य ज्ञात करने के लिए हमको वर्ग अंतराल से एक चर मान तैयार करना पड़ता है, क्योंकि किस चर मान की बारंबारता यहाँ दी हुई है, उसके लिए हमको एक चर मान निकालना है। और वो चर मान कैसे निकालते हैं, तो जो भी वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ देखें तो 0 + 10 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 + 10 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15। आप देख रहे होंगे रेंज 10 का है, 10 का अंतर जा रहा है, तो आप 10 इसमें जोड़ते जा सकते हैं। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 10 कितना, 35, 35 10 कितना, 45। तो यहाँ से x निकाल लिए। अब अगर आप इसका f × x करते हैं, तो f × x जो होगा इन सभी चर मान का जो है, जैसे ये 5 2 बार रिपीट हुई है तो मल्टीपल कर देंगे तो ऐड हो जाएगा इस तरह से। 15 3 जा करेंगे 45, तो इसका मतलब हुआ 15 3 टाइम्स था और 3 बार हम इसको जोड़ दिए। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 15 3 जा कितना होगा, 45 हो जाएगा। 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 35 1 जा कितना हो गया, 35। 45 5 जा कितना होगा, 225 हो गया। क्लियर है। तो आप इन सभी fx को जोड़ेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा fx। तो 5 + 5 10 + 5 कितना, 15 हो जाता है। फिर 3 + 2 5, 5 + 4 9 होगा, 9 + 1 10 हो गया और 1 था कैरी किया हुआ, तो 11 हो जाएगा। क्लियर है। और 2 + 1 3 और +1 4 हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, 5 + 5 10, 10 + 5 15। क्लियर है, 1 रह गया। 4 + 1 5, 5 + 3 8 + 2 10, 1 हो जाएगा 11 का। और यहाँ 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब टोटल f को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना होगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15 हो जाता है। तो इस तरह हम आसानी से यहाँ से अब माध्य ज्ञात कर सकते हैं, सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो यहाँ पे 415 बाय में कितना, 15। अगर इसको सॉल्व करें तो 5 से कट कर सकते हैं, 5 8 जा 5 3, 5 3 जा 15। 3 से डिवाइड करते तो 3 2 जा कितना, 6, 23 बचेगा। तो 3 7 जा 21 होता है, फिर 2 रहेगा 6 6 आ जाएगा। तो ये हमारा x बार अर्थात माध्य का मान निकल गया। क्लियर है बच्चे। तो ये जो विधि हम लोग अप्लाई किए यहाँ पे, ये कौन सा मेथड था, कौन सा विधि था, ये हम लोग प्रत्यक्ष विधि से फाइंड किए। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड के रूल से। तो प्रत्यक्ष विधि से जो है हम लोग यहाँ पे माध्य ज्ञात किए हैं। क्लियर है। अब हम लोग इसमें एक तरीका अपनाएंगे जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। अब ये कल्पित माध्य विधि और थर्ड जो होता है एक पग विचलन विधि, ये क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं।
जनरली जब डेटा बहुत बड़ा होता है, जब हम लोग f इंटू एक्स करते हैं और वहाँ देखते हैं कि x का मान बहुत बड़ा मान आ रहा है या f में बहुत बड़ा मान है, तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल करके जो मान आता है उसको ऐड करने में बहुत समय लगता है। तो इस डेटा को छोटा करने के लिए ये तीनों मेथड जो है माध्य ज्ञात करने का, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन विधि, ये तीनों कहीं ना कहीं डेटा को छोटा करते जाता है, देखेंगे हम लोग। अब जनरली हम लोग करते क्या हैं कि जब हम लोग कल्पित माध्य विधि अपनाते हैं तो उसमें इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो x निकला है, रियल में x में ही आपका कोई ना कोई आंसर होता है। आपको पता होता है कि x में ही कोई ना कोई ऐसा है जो माध्य है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको एक बीच का वैल्यू जो है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कोई, ठीक है ना। बीच का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कोई वैल्यू एज्यूम कर ले यहाँ पे 25, तो ये a हम लोग कर लेते हैं कि a है, a को हम लोग क्या नाम दिए हैं, ये है कल्पित माध्य, एज्यूम मीन है। तो कल्पित माध्य जो है क्या हो गया 25। अब ये कल्पित माध्य अगर हम क्या करें, इन सभी जो है, इन सभी में माइनस करते जाए, क्योंकि हम a मान चुके हैं, तो यहाँ से एक हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला हम लोग बाद में बनाएंगे, फिलहाल अभी देखते हैं कि उसका जो वैल्यू निकालेंगे तो f, इसको हम लोग d मान लेंगे। जो न्यू डेटा बनाएंगे कल्पित माध्य विधि के लिए, उसमें हम लोग इसको d मानेंगे, और d क्या होगा, तो x माइनस a होगा। d क्या होगा, x माइनस a बनते जाएगा। सभी अंतराल में x में से a को माइनस करते जाएंगे। तो a किसको माने हैं, 25 को। तो अगर हम 5 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 15 में 25 माइनस करेंगे तो कितना, सॉरी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि माइनस करेंगे x में d को तो माइनस 20, 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। 25 में करेंगे तो क्या होगा 0, 35 में 25 माइनस करेंगे तो फिर 10, और 45 में 35 करेंगे तो फिर से, सॉरी 45 में 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें आप क्या देखें, आप इसमें ये चीज़ देखें कि अगर हम 5 में 25 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस 20। 15 में अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 10। 25 में 25 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 35 में अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 10 होगा। 45 में अगर 25 माइनस करेंगे तो 20 होगा। ये क्यों किए, तो हम लोग क्या करते हैं कि x में से ही कोई एक आंसर है, अगर हम उसी चीज़ को, हम लोग आगे चल के एक ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, अगर कोई भी नंबर सीरीज़ दिया हुआ है और उसका माध्य मालूम है, अगर हम उस नंबर सीरीज में कुछ भी प्लस करेंगे सभी नंबर सीरीज में, तो माध्य में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। अगर कुछ भी माइनस करेंगे सेम फिक्स नंबर, तो वही माध्य में माइनस भी हो जाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे x में 25 माइनस कर रहे हैं तो यही चीज़ बाद में जाके वो ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी डेटा को छोटा करने के लिए हम एक मीन, एज्यूम मीन मानते हैं कि 25 है, और ये 25 क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, सब में माइनस कर दिए। अब क्या करते हैं, हम फिर से यही f इंटू डी का वैल्यू निकालते हैं। तो f इंटू डी क्या निकलेगा, f इंटू डी, यहाँ fx का बात नहीं हो रहा है, f इंटू डी का, तो 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40, 3 माइनस 10 करेंगे माइनस 30, 4 0 करेंगे तो 0, 10 1 करेंगे 10 होगा, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 होगा। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इसको कहेंगे हम लोग सिग्मा एफ डी। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा एफ डी। अब इसको ऐड करें, अब इसको ऐड करना हमारे लिए आसान हो सकता है, क्योंकि माइनस प्लस का नंबर होने से डेटा छोटा हो जाता है। देखिए ध्यान से आप, 40 और 30 माइनस 70 हो गया, तो माइनस 70 आपका है, और यहाँ 100 है और 10 है, तो 110 हो गया, 110 हो गया, और उसमें आपको कितना माइनस करना है 70, तो आपको कितना बचेगा फाइनली 40 बच जाएगा। कितना बचेगा 40 बच जाएगा। अच्छा, f का सम टोटल पहले से ही मालूम है। अब अगर हम बात करें कल्पित माध्य के लिए, कल्पित माध्य विधि के लिए, तो इसके लिए जो हमारा x बार का फॉर्मूला है, मतलब माध्य का फॉर्मूला है, वो है a प्लस सिग्मा एफ डी बाय में क्या, सिग्मा एफ।
ध्यान से अगर देखें तो रियल में जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बस वही फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे डी टर्म न्यू आया है, चूँकि हम लोग एक एज्यूम मीन मान के उसमें माइनस किए थे। तो अगर आप देखेंगे तो वही एज्यूम मीन जो हम माइनस किए हुए हैं यहाँ ये प्लस में आ गया है। अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो फिर से हमारा आंसर वही आ जाएगा पहले वाला। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना 25, और ये कितना है हमारा सिग्मा एफ डी का वैल्यू 40 है, और बाकी ये कितना है आपका, ये कितना है आपका जो है सिग्मा एफ का वैल्यू अगर पुट करें तो ये 15 है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो फाइनली हमको कितना मिलेगा, फिर से यही 415/15 मिल जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करें 75 होता है, 7 बचेगा, 15 2 30, तो क्या हो जाएगा 37 + 40 बाय में क्या 15। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 514/15, दैट इज आंसर सेम फिर से आ जाएगा 27.66। क्लियर है, ये आंसर आपको सेम मिल जाएगा 27.66 आंसर मिल गया। तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो एज्यूम करते हैं वो रियल में हम उस डेटा को छोटा करने के लिए करते हैं, और बाद में वही डेटा जो है 25 जो एज्यूम किए थे यहाँ पे वही जाके इसके फॉर्मूला में ऐड हो जाता है। ठीक है, और न्यू जो हमको बनता है डी, तो वहाँ से एफ इंटू डी करते हैं जो एफ डी बनता है, और एफ डी का सम को सिग्मा एफ डी बोलते हैं, यहाँ से हमको 40 मिलता है। तो जो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ लिए हैं, बस डी टर्म न्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ए प्लस किए चूँकि वहाँ माइनस किए थे, वही हमारा टर्म्स यहाँ प्लस होकर फॉर्मूला बनाता है। याद रहेगा आपको फॉर्मूला भी अच्छे से। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ए क्यों प्लस किए थे, ताकि वो ध्यान से देखिए तो आप एज्यूम मीन जो माने हैं वो आप माइनस किए हैं, वही चीज़ जाके बाद में ऐड हो गया। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। अगर कोई सीरीज़ है, एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको, अगर कोई सीरीज़ दिया हुआ है, अगर उसका मीन हमको पता है कि 10 नंबर है और उसका मीन मान लीजिए 10 है, अगर कहता है कि 10 नंबर में हम 5 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब माद आपका कितना हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाता है कि 10 मानों का माद आपका 10 दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर 10 मान में हम 2 घटाते हैं सभी में, तो निश्चित है कि आपका माद में भी 10 में से 2 घट जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह जो है यहाँ पे जब हम 25 माइनस किए तो वही 25 क्या हो गया प्लस हो गया। अब आते हैं तीसरा मेथड जो है पग विचलन विधि, उसका डेटा कैसे तैयार करेंगे। अब उसके डेटा में फिर इसका कोई काम नहीं है, ये खत्म हो गया, लेकिन हाँ डी का काम है। अब इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि से अगर छोटा करेंगे डेटा को तो कल्पित माद विधि आएगा, उससे भी छोटा करेंगे तो पग विचलन विधि आएगा। अब इस पग विचलन विधि में हम क्या करेंगे कि इस डी से हम और डेटा छोटा कैसे कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम लोग इस वर्ग अंतराल को जो लंबाई है, अगर हम इस लंबाई से भाग कर दे, ठीक है, इस डी को इस वर्ग अंतराल के लंबाई से भाग कर दे, तो कहीं ना कहीं ये डी जो है और छोटा हो जाएगा डेटा। अब हम लोग फिर से रूल पढ़ेंगे भाई, अगर हम यहाँ पे h मतलब इस एक फिक्स लंबाई, जरूरी नहीं वर्ग अंतराल की लंबाई, अगर आप किसी फिक्स नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बाद में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मीन का रूल में क्या है, अगर हम इस सीरीज में कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो इसका मीन निकलने वाला है एक्चुअल में बाद में उसमें जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिक्स नंबर क्या तय करते हैं, h। तो इसीलिए हम लोग d इक्वल क्या d डैश बनाएंगे, d से क्या बनाएंगे d डैश। तो d डैश क्या बनेगा, x माइनस a तो बनेगा ही, उसके बाद किससे डिवाइड हो जाएगा, h से। यहाँ पे h का मतलब कोई भी फिक्स नंबर ले सकते हैं खुद से भी जो इन सबको डिवाइड करता हो। आप अपने मन से अगर 20 लेना चाहते हैं तो वो भी सही रहेगा, लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं फंस सकते हैं डिवाइड करने में। लेकिन हम ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिससे ये सभी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग 5 ले सकते हैं, 5 से सभी डिवाइड है, बाद में 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, रूल के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ले लेंगे, तो लेंथ मतलब हमारा लंबाई जो वर्ग अंतराल का है वो 10 है, तो 10 ही लेंगे। अगर हम सब में 10 से डिवाइड करें तो -20/10 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ध्यान से देखें, x माइनस ए बाई एच लिए हैं, तो x माइनस ए आपका यहाँ पे 20 है, मतलब d डैश जो है वो क्या हो जाएगा, d बाई एच हो जाएगा। तो h यहाँ पे लंबाई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो लंबाई दिया हुआ है 10 वही लंबाई लिए है। तो यहाँ पे कितना हुआ, -2, -10 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 में करेंगे तो 0, 10 में करेंगे 10 से डिवाइड तो 1, 20 में करेंगे तो 2। फाइनली आपको d डैश निकल गया,
अब फिर से आप क्या करना है, f से d डैश को मल्टीपल करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, एफ डी डैश एक सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो आप एफ डी डैश निकालेंगे, एफ और डी डैश का मल्टीपल, तो 2 - 2 -4 हो जाएगा, 3 - 1 -3 हो जाएगा, 0 × 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 5 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे अब एफ डी डैश को सम करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ डी डैश। तो अगर सिग्मा एफ डी डैश निकाले तो आप देखिए 4 + 3 7 है, चूँकि माइनस माइनस है दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है ना, 11 में से 7 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, 4, क्या होगा, रेस्ट 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पग विचलन विधि के लिए, तो यहाँ हम उसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, अब उस फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं। चलिए, तो जो फॉर्मूला है हमारा पग विचलन विधि के लिए, पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ के लिए जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो क्या है, a + सिग्मा एफ डी डैश। बस ये सिंबलिक टर्म्स जो है आप याद रखेंगे, d जो है कल्पित माध्य में, d डैश जो है पग विचलन विधि में, अब बाय में क्या, सिग्मा एफ तो रहेगा ही, लेकिन हाँ इनटू में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यही मेन है यहाँ पे, क्योंकि हम ये जो h मल्टीप्लाई किए हैं वो इसलिए क्योंकि हमको याद है कि हम h से क्या किए थे, डेटा में छोटा करने के लिए डिवाइड किए थे। तो जब यहाँ h से डिवाइड किए हैं लेंथ से, वही h क्या होगा बाद में यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है, 25 प्लस यही सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू कितना आपके पास 4 है, और इनटू में क्या है 10, और बाय में देखें तो आपका सिग्मा एफ का वैल्यू फिर से 15 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 40 बाय में कितना 15। अगर आप इसको सॉल्व करें जस्ट लाइक सेम, आपको इसी तरह मिलेगा 415/15, और डिवाइड करेंगे तो 27.66 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, या डिवाइड में कोई मिस्टेक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा कितना होता है, 5 8 जा कितना हो गया 40, 5 से करेंगे 40 हो जाता है, 8 5 40, और 5 से 15 हो जाता है, इधर 5 से 15 किए थे, 3 दूनी 6 किए 23 आया, 7 से 21 हो गया, आपको बचा 2, और 2 पे फिर बैठाएंगे 0, तो पॉइंट करके 6 से, ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करते तो कितना हो जाता है, आपको कितना बचता है, 11 बचता, और 5 कितना 115 होता है, 15 से 105 होता, कितना रहता है, फिर 10 लेते, चूँकि पॉइंट है तो फिर 100 हो जाएगा, 15 6 के 90, ठीक है ना, इस तरह करके आंसर हो जाता है आपका 27.6। तो ये डिवाइड आपको चेक कर लेनी है अच्छे से। तो मेथड आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। माध्य का जो हम लोग 3 मेथड देखे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और जो है पग विचलन विधि, ये तीनों मेथड से बारी बारी से आप समझे। ये तीनों मेथड जो है डेटा को बस छोटा करते जाते हैं और उससे आसानी से निकालते हैं। कहाँ पे प्लस करते हैं, क्यों करते हैं, ये आप समझ गए। मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला जो खुद बना है वो उससे आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि जो एच हम वहाँ डिवाइड किए वही एच यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो ए हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं कल्पित माध्य में वही ए प्लस में हो जाता है। बस उसी डेटा को आगे बढ़ाते हैं, चूँकि एच से डिवाइड किए होते हैं तो वही एच क्या होता है यहाँ मल्टीपल हो जाता है। इस तरह तीनों विधि से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप लोग इन सभी वीडियो में आप माध्य माध्यिका बहुलक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तक को अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।